गया, लेकिन क्रिकेट हमारा गेम है और क्रिकेट ने ही हमें बनाया, मुझे बनाया, आपको बनाया और न जाने कितने सारे फैंस हैं जिनको क्रिकेट ने बनाया है। जिंदा रखता है क्रिकेट, कभी जोश दिलाता है, कभी आशा दिलाता है और एक तरीके से एंटरटेनमेंट बन गया क्रिकेट। क्या कहते हैं? मैं इस बारे में बहुत आपसे सहमत हूँ कि क्रिकेट हमारे लिए जीवन है, क्रिकेट से ही हमें सब कुछ मिला है। पर अपितु हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्रिकेट हमें इस लेवल पे खेलना चाहिए ताकि आने वाले जो परफॉर्मर्स हैं, जो हमारे छोटे खिलाड़ी हैं, उनको एक ऐसा उदाहरण सेट हो ताकि वो हमारे लिए जीत के लिए खेलें। इस बार टूर्नामेंट में मुझे ऐसा थोड़ा-सा कम लगा है। तभी तभी आप बहुत सीरियस लग रहा है। नहीं, सीरियस नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हूँ। डिसअपॉइंटेड, देखो मैं भी डिसअपॉइंटेड था, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर भारत ने अच्छा नहीं किया है तो 10 महीने के बाद एक और T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उसके लिए हम बहुत सारे सबक सीख के जा रहे हैं। सबक, हाँ, हर रोज हम क्रिकेट से कुछ ना कुछ सीखते हैं और ये आप बिल्कुल सत्यता कह और जा रहे हैं कि हम कुछ सीखेंगे और मैन ऑलवेज लर्न विद देयर मिस्टेक्स। और मेरा ये मानना है एज ए कोच भी कि जब हम सीखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, तो जरूर सीखेंगे। ये आप बिल्कुल सब ठीक कह रहे हैं मितेश भाई, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के साथ कुछ नहीं कहूंगा। क्रिकेट के लिए तो कम से कम ये मैं कह ही सकता हूँ। बिल्कुल, आप बहुत खेले हैं क्रिकेट, मुझे मालूम है। मेरे से ज्यादा तो आप खेला, मेरे सीनियर रह चुके हो। इंग्लैंड के खिलाफ आपने अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था, जो टॉप इंग्लैंड की साइड आई थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत दौरा करके आई थी वापस 1952 के वर्ल्ड कप के बाद, और उसके बाद एक बहुत ही खराब दौरा था। जॉन्टी रोज, एलन डोनाल्ड ने मतलब वो हावी हो गए थे भारतीय टीम में, और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भारत में आई और पहला ही मैच दिल्ली के खिलाफ वो खेली जहां पे हितेश भाई खेले थे, और मेरे ख्याल से पूरी दूसरे एंड से टीम आउट, प्लेयर्स आउट होते जा रहे थे और आपने शायद 100 मिस कर दिया था, सेंचुरी मिस कर दिया। आज भी उसका दुख है कि मैं 90 पे आउट हो गया था। आपके अलावा एक और आदमी है जिसको दुख था कि आपने सेंचुरी नहीं बनाई, वो मुनीश जॉली है। वो मुनीश जॉली है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो मुकाबला है भारत और नामीबिया के बीच में, उसके कुछ आंकड़े, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ दिलचस्प बातें, ट्रिविया लेकर हमारे साथ एक शख्स जुड़ रहे हैं और वो है नितिश अरोड़ा। आइए सुनते हैं दिलचस्प बातें भारत और नामीबिया के बीच में। T20 वर्ल्ड कप में आज का मैच भारत और नामीबिया के दरमियान खेला जाएगा। मजेदार बात यह है कि आज से पहले कभी भी भारत और नामीबिया आपस में T20 मैच में नहीं खेले हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि दोनों टीमों ने एक दूसरे के विरुद्ध कभी खेला ही नहीं है। भारत और नामीबिया के मध्य एकमात्र एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 2003 के वर्ल्ड कप में खेला गया था। वनडे इंटरनेशनल यानी 50 ओवरों का मैच, और उस मैच को भारत ने 181 रनों से 181 रन्स के मार्जिन से जीता था। और इसमें स्टार भूमिका रही भारत के दो स्टार बैट्समैन सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने 152 रन की शानदार पारी खेली, 152 रन्स, और सौरव गांगुली, जिन्होंने 112 यानी 112 रन्स की पारी खेली थी। और अब आज भारत और नामीबिया किस किस्म का खेल खेलते हैं वो तो समय ही बताएगा। और समय अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के जरिए आप इसका आंखों देखा हाल सुन सकते हैं। आज शाम को 7:30 पर आंखों देखा हाल सुनाएंगे हिंदी में विनीत गर्ग और अंग्रेजी में शंकर प्रकाश, और आकाशवाणी के जरिए पूरे हिंदुस्तान में और हमारे ऐप के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में है ये कमेंट्री आप सुन सकते हैं। क्रूशल गेम है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लगता है क्रूशल गेम है नामीबिया के खिलाफ उन प्लेयर्स के लिए जिन्होंने शायद अपनी हमारी अपेक्षाओं के प्रति जो है परफॉर्मेंस नहीं दी? क्रूशल, मेरे ख्याल से अंतरराष्ट्रीय कोई भी मैच होता है वो क्रूशल होता है, क्योंकि हम हमेशा टेस्टिंग में रहते हैं। और आज एक क्रूशल इसलिए भी हो सकता है कि मेरा मानना है कि आज हमें अपने जो यंगस्टर जो बाहर बैठे हुए उनको हमें मौका देना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसा खेलते हैं। और इस सबसे बड़ी बात है, नामीबिया के लिए भी क्रूशल है, क्योंकि उन्हें एक अच्छी साइड से मुकाबला करना है, जहाँ पे नामीबिया एक नई टीम बन रही है और भारत का इतिहास बहुत पुराना है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जरूर एक क्रूशल गेम है और वर्ल्ड कप में खेलना ही एक क्रूशल माना जाता है। तो एक आंकड़ा मैं और दे देता हूं कि क्रूशल इसलिए भी है क्योंकि ये विराट कोहली का आखिरी मैच है एज अ कैप्टन T20, और ये उनका 50वां मैच है एज अ कैप्टन, और भारत का ये 150वां T20 अंतरराष्ट्रीय मैच है, और जिसको भारत जीतना चाहेगा, क्योंकि इसके बाद कोच रवि शास्त्री भी इस टीम को छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, कोच रवि शास्त्री जी भी चले जाएंगे और विराट कोहली भी चले जाएंगे, लेकिन विराट कोहली ने हमेशा परफॉर्म किया इंडिया के लिए, और वो मेरे अंडर 2002 में खेला भी था एज अंडर 15। लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर है जो मुझे लगता है कि उसे अभी कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि वो हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट था। उसकी काफी अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, और एक आधा टूर्नामेंट खराब होने पे हम उसको एकदम नकारा नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं कर सकते। एंड यू आर नॉट ए मशीन, एवरी फेलियर एंड सक्सेस जो होती है वो बॉडी और माइंड पर आती है। तो मेरा ये मानना है कि हमें रवि शास्त्री तो छोड़ ही रहे थे, उनका पहले मन बना चुके थे, लेकिन
विराट कोहली को कंटिन्यू करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। नॉर्थ इंडिया और खासतौर से दिल्ली के जितने भी क्रिकेटर हैं पास्ट और प्रेजेंट, वो शायद यही चाहेंगे, लेकिन बीसीसीआई की थिंकिंग कुछ अलग है। कोचेस की हम बात कर रहे हैं और ये कहना चाहूंगा कि इस हफ्ते एक बहुत ही दुखद खबर आई। भारत के उस सम्मान से सुसज्जित, जिसे हम द्रोणाचार्य अवार्ड कहते हैं, उस सम्मान से सुसज्जित माननीय श्री तारिक सिन्हा जी, वो हम सबको छोड़कर चले गए। 71 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। एक बहुत ही दुखद खबर हम सबके लिए आई और 2 दिन पहले जब हमने ये पढ़ा तो हम विश्वास नहीं कर पाए। अपनी बीमारी को भी उन्होंने बहुत क्रिकेटर्स से छुपा के रखा। एक ऐसे कोच जिनकी तुलना हम किसी कोच से नहीं कर सकते, जो मॉडर्न हाई फाई फैशनेबल क्रिकेट से बहुत दूर थे। वो सिर्फ प्लेयर बनाना जानते थे, फैशन नहीं। तो तारिक सिन्हा जी के साथ हितेश भाई, मैंने ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ इससे पहले किस्मत थी कि हम बात कर पाए और आकाशवाणी के जरिए हमने एक 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसका एक छोटा सा अंश में लेकर आया हूं। यहाँ पे तारिक सिन्हा जी से हम पूछ रहे हैं कि जब पहली बार उनके एक स्टूडेंट या डिसाइपल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए सेलेक्ट हुए तो उनको कैसा लगा। तो आपको भी जानकर ये ताज्जुब होगा, हमारे श्रोताओं से कह रहा हूँ, कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन थे। आइए सुनते हैं। मैंने ही ये कहा जो दीपक चाहर को खिलाओ। दीपक चाहर तब तक 19 नहीं खेला था और रणजी ट्रॉफी में आते ही उसने धमाका मचा दिया हैदराबाद की विकेट लेने। ये बाकी जो 2-3 खिलाड़ी हैं सब अंडर 14 में खेले हैं मेरे पास, या अंडर 19। मैं ना डिस्ट्रिक्ट में चक्कर लगाता था, डिस्ट्रिक्ट से लड़के ढूंढ के लाता था। और राजस्थान एक बड़ी टफ जगह है, जहाँ बाड़मेर जैसी जगह है, जहाँ पे कि टेम्परेचर 46, 45 इतना चलता है। उस टेम्परेचर के अंदर मैं कैंप लिया करता था। कैंप लेके मैंने ये सब खिलाड़ी निकाले और जाके जाता था और ये सब खिलाड़ियों पे मैं काम करके मेहनत करता था। क्लब में भी मेरे बहुत सारे मैंने खिलाड़ी दिए। आशीष नेहरा मेरे पास आया, आकाश चोपड़ा, ये जो बड़े खिलाड़ियों के बाद एक एरा लोगों ने ये कहा जो भाई इनके पास कोई एक ऐसा टाइम आया था जो कुछ अच्छे खिलाड़ी आ गए थे। मेरे को चैलेंज एक्सेप्ट करने में बड़ा मजा आता है, उसको गलत साबित करने के लिए। उसके बाद वाले मैंने आशीष नेहरा और आकाश चोपड़ा उसके बाद वाले बैच के निकले। उसके बाद आया शिखर धवन, उसके बाद आजकल लेटेस्ट जो है ऋषभ पंत। तो डिफरेंट एरा में डिफरेंट खिलाड़ी मैंने इंडिया को दिए। ये तो हम मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं, लेकिन इस एरा से पहले चलते हैं और अब तारिक सिन्हा जी की जुबानी हम एक टोकन ऑफ, हम कहेंगे कि यहाँ पे ट्रिब्यूट उनको दे रहे हैं। उन्हीं की जुबानी अब हम सुनेंगे कि इससे जो पहले के एरा के जो क्रिकेटर्स थे, इनके हाथों वो कौन कौन निकले। बहुत ही रोमांचक पूर्ण मोमेंट था वो। मैंने कभी अपने आप को कोच नहीं माना, मैं जरूर मेहनत करता रहा। आज मैं इतनी एज के बाद आज मैं हो सकता है जो मैं अपने आप को कोच, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया, लोगों ने रिकॉग्नाइज किया जो मैं कोच हूँ, तो मैं अपने आप को कोच मानता हूँ। बाकी मैंने कभी अपने आप को कोच नहीं माना। उस टाइम पे पहला लड़का मेरा सुरेंद्र खन्ना सेलेक्ट हुआ। सुरेंद्र खन्ना टीवी पे जब आया, उसने कहा जो मेरे कोच मिस्टर तारिक सिन्हा है, तो मेरी आंख से आंसू निकल आए। जो भाई उसने कम से कम ये रिकॉग्नाइज किया जो मैंने उसको क्रिकेट खिलाई है। तब तक मैं इन चीजों को कोई समझता नहीं था, इसीलिए जो है आपने पाया होगा जो मैंने कभी प्राइज के पीछे नहीं भागा, मैंने कोई अवार्ड के लिए कोशिश नहीं करी। मैं हमेशा अपनी जगह पे उतने तक ही मैं खुश था। जो मेरे को खुशी इसी में मिलती है, जो मेरे ये एक्सपेरिमेंट है। मैंने ये गमले में पौधे उगाए हुए हैं, अगर ये पौधों में से फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर कोई पौधा डेड हो जाएगा तो मुझे बड़ा ज्यादा दुख होता है। तारिक सिन्हा जी, आप के स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में दिल्ली में आपने क्रिकेट खेली। सोनेट क्लब के नाम से एक क्लब मशहूर था और तारिक सिन्हा जी ने गर्मी में, मतलब कहते थे कि कोई मॉडर्न फैसिलिटीज उस समय नहीं थी, तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाए। और आज उनके 2 ऐसे प्लेयर, शिखर धवन, ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा भी हैं, उनके अंडर भी खेले हैं थोड़ा, तो वो हमारी भारतीय टीम में। मैं तारिक सिन्हा जी को 1977 से जानता हूं। जब मैं खुद 7वीं क्लास में था तो सबसे पहले मैंने सोनेट क्लब ज्वाइन किया था। तो श्रद्धांजलि तारिक सिन्हा जी को, एक ऐसे शख्स जो मिट्टी से निकल के आए और मिट्टी में आज मिल गए हैं, लेकिन उन्होंने जो खेल को दिया है वो अद्भुत है, अस्मरणीय है। क्योंकि उनका जो सबसे मेन चीज था कि वो बहुत ही, मतलब ही वाज नॉट ए वेरी रिकॉग्नाइज्ड कोच अर्लियर। उन्होंने कोई ऐसा कोर्स नहीं किया हुआ था, लेकिन जो उनकी मेहनत बहुत ज्यादा थी, अथक थी। वो हर वक्त क्रिकेट के बारे में सोचते थे और हमेशा एक्सपेरिमेंट करते थे। और उन्होंने, सबसे अच्छी बात एक मैंने उनको फील करी है कि उन्होंने हमेशा लो प्लेयर को मोटिवेट किया खेलने के लिए, चाहे वो सब प्रथम श्रेणी में खेल रहा हो या क्लब क्रिकेट खेल रहा हो, वो हमेशा मोटिवेट करते थे। मेरा साथ उनका बहुत साल निकले हैं और मैं अंततः उनको श्रद्धांजलि देता हूँ एज ए डिसिपल, एज ए कोच। नो, मैं कोच भी हूँ और मैं कोच के जान सकता हूँ कि कितनी
उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया होगा, ये मेरा मानना है। आसान काम नहीं होता, नहीं कोच यार, बनना कोच भी। खेलने से ज्यादा डिफिकल्ट काम मेरे ख्याल है कोचिंग है, जो मैं फील करता हूँ। आज मुझे 20 साल हो गए स्टेट कोचिंग करते हुए। इट्स लॉट ऑफ प्रेशर, और फिर अब जब आप हारते हो तो कैसे लेते हो, हम्म। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो एज ए कोच मैं उनको ट्रिब्यूट करता हूँ। और ये जो इंटरव्यू है आकाशवाणी के जरिए बहुत जल्द आप एफएम रेनबो पर भी सुन पाएंगे। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि तारिक सिन्हा जी को भारतीय सरकार द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड। अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा सम्मान उनको जब मिला तो वो सम्मान के पीछे कभी नहीं भागे, लेकिन जब सरकार ने उन्हें सम्मान दिया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और खासतौर से उन्होंने कहा जब वो भारत का एक क्रेस्ट जब यहाँ ब्लेजर पे लगता है इंडिया लिखा हुआ, वो उनको पहनने का मौका मिला भारतीय महिला टीम के जब वो कोच बने। और उनके साथ उन्होंने विदेशी जो दौरे हैं उन पर भारतीय महिला टीम को भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। खैर, अब इस खेल पर हम लोग वापस आते हैं जो आज भारत और नामीबिया के बीच में हो रहा है। भारत की तरफ से अगर हम देखें तो हाईएस्ट स्कोरर अभी तक सबसे ज्यादा रन जिसने बनाए हैं वो हैं केएल राहुल, 140 रन बनाए, और 118 रन बनाए रोहित शर्मा ने। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाला एक और दौरा होगा इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद, न्यूजीलैंड आएगी भारत में। तो क्या आज भारत की तरफ से हम अपेक्षा रख सकते हैं कि केएल राहुल, रोहित शर्मा के अलावा शायद टॉप ऑर्डर में कोई और आ जाए, पहले 4 या पहले 5 में, और आके रन बनाए? देखो, केएल राहुल, रोहित शर्मा बहुत रिकॉग्नाइज्ड ओपनर है। जी। दूसरी बात ये है कि आप इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। क्रिकेट में आउट भी होते हैं, परफॉर्मेंस आती जाती रहती है, लेकिन जी। जो आपकी स्किल है वो परमानेंट है। ओके। और जो रोहित शर्मा है या केपी राहुल जो है, इन्होंने खूब परफॉर्मेंस दिया है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम 1-2 मैच जो शुरू किए हैं वो अच्छा नहीं खेले। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इतनी जल्दी चेंज भी नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि जो उन्होंने पहले जो उनकी सफलता रह चुकी है, हमें उनको देखो तो रोहित शर्मा ने बहुत परफॉर्म किया है, राहुल भी बहुत परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। जी। लेकिन इनके जो पहले 2 मैच खराब होने की वजह से इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो खराब हुआ था, वो राहुल ने और दोबारा दूसरी बैटिंग करके ठीक कर लिया है। तो मुझे लगता है कि इनको अभी हमें जरूरत नहीं है इनको चेंज करने की। और राहुल को तो बिल्कुल नहीं, राहुल ने काफी परफॉर्मेंस दी है रोहित शर्मा के साथ। बॉलिंग पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वहां पे रविचंद्रन अश्विन हैं, बुमराह, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा, इन्हीं बॉलर्स को अभी तक विकेट्स मिली हैं। वरुण चक्रवर्ती को बहुत भरोसे के साथ खिलाया गया, लेकिन विकेट नहीं दे पाए। और उनका अगर मैं इकोनॉमी रेट देखूं, वो भले ही 6.45 है अभी तक। उन्होंने 3 मैचों में जो गेंदबाजी की है, 11 ओवर डाले, 71 रन दिए, लेकिन विकेट नहीं मिली। आप चाह रहे थे कि कुछ अच्छा करते? मैं ये चाह रहा था जब वो इंडियन टीम में आ गए हैं, तो उससे पहले मैं चाह रहा था कि युजवेंद्र चहल जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आईपीएल में, इंडिया में, और एक ऐसा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो बड़ा ही मतलब हम कह सकते हैं काफी प्रेशर होता है, एकदम हम नए बंदे को उसमें प्लेयर को चांस नहीं दे सकते। तो मैं ये चाहता था कि उन्हें खिलाए, लेकिन उसको धीरे धीरे टीम में रखते और ग्रेजुअली उसको लेके जाते। क्या होता है कि आप एकदम इतने बड़े मैच में कई बार प्रेशर इतना आ जाता है, आपके ऊपर इतना दबाव होता है, आप उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो मेरा ये मानना था कि युजवेंद्र चहल को इस टीम में इससे पहले रखना चाहिए था। हर टीम ने 2-2 लेग स्पिनर रखे हुए हैं, हमारी टीम में एक भी लेग स्पिनर था, वो खेल भी नहीं रहा था। और उसका भी हमें थोड़ा सा उसके साथ भी नाइंसाफी थी कि पहले मैच में इंडिया पाकिस्तान का मैच था, वो बहुत दबाव वाला मैच था, प्रेशर वाला मैच था, उस पे हमने उसको चांस दिया। अगर वो बन जाता तो उसका गुड लक था, लेकिन उस दिन उसने आशा स्वरूप प्रदर्शन नहीं किया मेरे ख्याल से। चर्चाएं तो बहुत होंगी, सवाल भी बहुत सारे होंगे, हमारे जहन में भी होंगे, हमारे जो कॉलर्स हैं, हमारे लिसनर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनके जहन में भी बहुत सवाल होंगे। तो श्रोताओं, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं और लाइव हमसे कोई चर्चा करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो अब मैं वो फोन नंबर्स अनाउंस कर रहा हूँ। आप फोन कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हितेश शर्मा यहाँ मौजूद हैं, खुद ओपनिंग बल्लेबाज रह चुके हैं। भारत की जो ओपनिंग है बड़ी सॉलिड रही है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारे नंबर्स हैं 1800111026, ये टोल फ्री नंबर है 1800111026। और इसके साथ साथ एक और नंबर है हमारा, जिसके लिए आपको दिल्ली का कोड पहले लगाना पड़ेगा, वो है 0111011, उसके बाद 23421090, 01123421090। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम हरियाणवी भी यहाँ पर मौजूद हैं, खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं, तो उनसे जानता हूं कि अगर कोई हमारे साथ हमारे लिसनर जुड़ रहे हैं तो आइए उन्हीं से पहले बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अपना पूरा परिचय दें सर, और उसके बाद कहिए क्या कहेंगे। मेरा नाम वसीम है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, द्वारका साइड से। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, और रितेश जी को भी नमस्कार। और अभी मैं सुन रहा था इनकी एनालिसिस, जो कि मुझे बहुत ही रियलिस्टिक लगी, कमिंग फ्रॉम अ प्लेयर जिन्होंने खुद भी क्रिकेट खेली हुई है।
और जैसा कि ये बता रहे थे कि आपने भी क्रिकेट खेली हुई है, ये तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग न्यूज थी आज, क्योंकि मैं सर कमेंट्री हमेशा बराबर सुनते रहता हूँ। हाँ 12th मैन की तो कभी कभी जरूरत पड़ती थी तो मुझे बुला लेते थे जी। तो बेसिकली सर आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे नेशनल टीम का सिलेक्शन करना, हम लोग जहां मार खा गए एज एन इंडियन टीम, वो ये था कि सारे प्लेयर अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए खेले और बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला अचानक से एक टीम में खेलने का, तो प्लेयर शायद इस रूल को जल्दी समझ नहीं पाए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आईपीएल में जो बैटिंग ऑर्डर चल रहा है उसमें जो टॉप 4 टॉप 5 के प्लेयर्स हैं वो हर फ्रेंचाइजी के हैं, जब वो सारे एक टीम में खेलते हैं। अब एक टीम में आ गए 8 प्लेयर्स हैं, वो सारे टॉप 4 के हैं, अब वो नंबर 5 6 7 आते बैटिंग करने के आदी नहीं है। यहाँ पे भी हम फ्लॉप हुए इन टर्म्स ऑफ आवर टीम कॉम्पोजिशन। मैं किसी प्लेयर के लिए बात नहीं कर रहा, पर कॉम्पोजिशन इन जनरल। जी जी। नंबर 3, ये कहाँ का इंसाफ है कि हमारे 2 मैचेस बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होता है 7 डेज के गैप में। 12 टीमें खेली, 12 टीम में कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जिसको कि 7 दिन का गैप मिलता है। ओनली बिकॉज ऑफ व्यूवरशिप की संडे को मैच कराएंगे तो टीवी ऑडियंसेस बहुत मिलेगी कि पाकिस्तान का मैच भी संडे को, न्यूजीलैंड का मैच भी संडे को। 7 दिन में हमारा कोई मैच नहीं होता है, लेकिन पिछले हफ्ते ऑल्टरनेट डे पे हमारे 2 मैचेस हो जाते हैं। ये एक प्लानिंग की फॉल्ट है। और जैसा कि हितेश जी ने कहा, पाकिस्तान के मैच के अगेंस्ट नया प्लेयर को आई फुली एग्री विद हिम, एक नया प्लेयर वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट सर्टेनली ही वाजंट ऑफ दैट एक्सपीरियंस लेवल की उसको पाकिस्तान के अगेंस्ट इन डेब्यू मैच आप उसको वर्ल्ड कप में सामने खड़ा करते हैं। फेलियर तो सर बनती है। क्या बात है, मतलब इतने सारे और वैलिड पॉइंट सारे बताए, लेकिन और बहुत सारे कॉलर्स हैं हितेश भाई, तो आपको जल्दी जल्दी समेटना पड़ेगा। डू यू एग्री विद व्हाट ही सेड? काम की बात बोली है मैं इन्होंने वसीम बिल्कुल। जी आपसे पूरी तरह से एग्री करता हूं कि जो भी आपने वैलिड पॉइंट बोले हैं, लेकिन मैं एक बात और जानता हूं कि अगर रेस्ट मिल गया था तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए था ना, कि जो हम इतना एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे एज ए टीम, वो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते। और जो न्यूजीलैंड के जो बॉडी लैंग्वेज थी या इंटेंसिटी थी खेलने की, वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो भी टीम जीतती है उसकी इंटेंसिटी, उसका एटीट्यूड, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका डिटर्मिनेशन, उसका एग्रेशन सब मिलके एक टीम जिताती है। और उन सब में उस दिन बहुत कमी मुझे एज ए कोच मैं देख रहा था, बहुत मुझे नजर आ रही थी। पर वैलिड पॉइंट पर आपके बोले, पूरे वैलिड पॉइंट मुझे लग रहा है खुद क्रिकेटर आप लगते हो जैसे आप वाकई बहुत बड़े विद्यार्थी रहे हो क्रिकेट के, ऐसा लग रहा है मुझे। विद्यार्थी रहे हो और होगे भी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। थोड़ा जोर से बोलें, अपना नाम बताएं। सर नमस्कार, मैं सुशील बात कर रहा हूँ सर, देहरादून से। स्वागत है, और अपना सवाल पूछे, क्या कहना चाहेंगे वो कहिए। सर मेरा सवाल ये है कि सर विराट कोहली सर जैसे बता रहे कि मैं मतलब मैच छोड़ रहा हूँ, तो सर ये तो सर वही बात होगी ना कि मतलब हार मानने वाली बात। कब बोला उन्होंने कि मैं मैच छोड़ रहा हूँ? सर जैसे कह रहे कि कप्तानी हम छोड़ रहे हैं जी, तो सर इसके लिए सर क्या मतलब क्यों छोड़ रहे हैं सर, क्या मतलब क्या वजह हो सकती है सर इसकी? ओके, बहुत बहुत संक्षिप्त में हितेश भाई, उसके बाद एक और मैं ये मानना हूँ कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है कि उन्होंने कहा कि मैंने 50 मैचों में कप्तानी कर ली है, और एक टाइम आता है जब प्लेयर सोचता है कि मुझे किसी अपना जो बैटन किसी और को देना है, और देना भी चाहिए। नो, आई थिंक ही इज राइट। अब मुझे लगता है कि अब वो हार नहीं मानी है, अब वो और कंसंट्रेट करेंगे अपनी बैटिंग पर और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। सर नमस्कार, इंतजार कर रहे हैं आप। अमित कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ, रेडियो बहुत जल्दी से बंद कर दीजिए और आप एयर पे आ गए हो, पूरा हिंदुस्तान सुन रहे हैं, और हमसे बात करें। सर अमित कुमार बोल रहा हूँ मेरठ से। जी बोलिए। साहब ये जो पहले मैच में जो उन्होंने वरुण चक्रवर्ती खिलाए थे जी, ये अगर इनके जगह अश्विन को खिलाते तो इंडिया मैच जीत सकती थी। हाँ, पर वो तो बात पहला मैच हो गया, उसके बाद तो 4 मैच हो गया, 5वां मैच है। आज के मैच के बारे में कुछ बताओ, आप क्या किसको खिलाना चाहोगे? कल आज में अक्षर पटेल को खिलाना चाहूंगा। अक्षर पटेल को कैसे खिला दोगे आप? क्यों सर? तो टीम में है ही नहीं। सर स्टैंड बाय में तो है वो। तो स्टैंड बाई से ऐसे ही थोड़ी ना ले आएंगे। ये हमारा दिल्ली और मेरठ का मैच थोड़ी ना है कि आपने देखा मुनीश जॉली बल्लेबाजी कर रहे हैं दिल्ली से। तो खैर, आपका पॉइंट मैं समझ गया, पर ये चेंज चाह रहे हैं। आपको लगता है कि भारत की टीम में नाम बड़े बड़े थे, अपेक्षाएं बहुत थी, इवन मिडिल ऑर्डर से रविंद्र जडेजा वगैरह। मैं ये नहीं कहूंगा कि फ्लॉप रहे, बट वो चीज नहीं निकल के आई हमारे ऑलराउंडर से भी। जो हमारी क्रिकेट टीम है इस टूर्नामेंट में जी, अपेक्षा के खरी नहीं उतरी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जैसे मेरठ से जो
भाई साहब बोल रहे हैं कि जी। अक्षर पटेल को खिलाना चाहें, तो हम 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला सकते हैं। हम्म, एक अक्षर पटेल और दूसरा जडेजा। हम्म, जडेजा बैटिंग भी अच्छी करता है, जी। लेकिन टी20 में भी आजकल 2-2 लेग स्पिनर भी खेल रहे हैं, 2 लेफ्ट आर्म भी खेल रहे हैं। तो जी। ये आपका कहीं हद तक वैलिड पॉइंट है कि हम अक्षर पटेल को खिला सकते हैं, लेकिन सैडनेस ये है कि वो टीम में ही नहीं है। हम्म, तो थोड़ा-सा टीम के बारे में भी थोड़ा-सा लोगों को इसमें उनका कंट्रोवर्सी रही है कि टीम जी। पूरी तरह से ढंग से सेलेक्ट नहीं हुई। ये बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। नमस्कार, आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं और कॉटेड बोल्ड में अपना ओपिनियन, अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। नाम बताएं। मेरा नाम अकबर आलम है सर, किशनगंज बिहार से बोल रहा हूँ। अकबर साहब स्वागत है, कहिए क्या कहेंगे। जी सर, मेरा तो यही है कि अफसोस तो बहुत है कि हमारा टीम जो है सेमीफाइनल से बाहर हो गया है। जी। तो हम लोग को हौसला ये नहीं करना चाहिए, हम लोग को हौसला बुलंद करके रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला साल में जो है फिर हम लोग का 2020 का विश्व ये कप आ रहा है। बिल्कुल तो सही उससे कह ये रहे है हैं। कि हम लोग को सीखने का मौका भी मिलेगा कि भाई जी। कहाँ से हम हारे हैं, कहाँ से भी जीत से हमको मौका भी मिलेगा। बहुत अच्छा पॉइंट। मेरे को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि नहीं। जो हो गया वो हो गया, अब आगे की सोचनी है। आप भी ऐसा सोचते हैं एज अ मैं कोच? बिल्कुल ऐसा सोचता हूँ। मैन ऑलवेज लर्न विद देयर मिस्टेक्स। हम जी। गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, और ये एक हमारे लिए अलार्मिंग पॉइंट भी है कि अब हमें ये सोचना होगा कि वनडे की टीम अलग बनाएं और हम टी20 की टीम अलग ओके, बनाएं। ओके। क्योंकि क्या होता है कि आप इंग्लैंड वाले प्लेयर्स देख लीजिए या वेस्ट इंडीज वाले देख लीजिए, वो ज्यादातर जो लगता है कि उन्होंने जो टीमें बनाई हुई है वनडे की अलग बनाई हुई है, इंग्लैंड ने स्पेशली, और टी20 की अलग टीम बनाई है। जी। तो अब जो आने वाला समय है, हम गलतियों से सीखते हुए हमें ये मानना पड़ेगा कि अब हमें टी20 के अलग प्लेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके। ये मेरा मानना है। हमारे बॉलिंग कोच भारत अरुण, उनके लिए भी ये आखिरी गेम है, इसके बाद वो भी बॉलिंग कोच नहीं रहेंगे। तो भारतीय टीम ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस गेम से पहले, भारत और नामीबिया के बीच में, उससे पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय अरुण आए और उन्होंने कुछ अपने ओपिनियन शेयर किए कि क्या गड़बड़ हुई थी भारत के साथ और क्या प्लेयरों के साथ होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। आइए वो सुनते हैं। Obviously, we are a very good side. We were the tournament favorites when we did start, but it was most unfortunate that we lost the first 2 games, and that put us in a very precarious situation that we are in today. So if you need to give out your best at any given point of time, it was the entire team's endeavor to do well in this series, but that was not so. I'm not trying to give any excuses, but I think the toss plays a very, very, very vital role in a match like this, which I think the toss shouldn't be of any consequence. But here, the toss gives a very undue advantage. There's a huge change between batting in the first innings and batting in the second innings, and that shouldn't be the case in a very short format like this. I think the players haven't gone home ever since. They had a short break after the last IPL, and they are in a bubble for the last 6 months. And I think that takes a huge toll. Maybe a short break between the IPL and the World Cup would have done a lot of good for these boys. आप इस बात से सहमत हैं कि एक ब्रेक मिलना चाहिए था आईपीएल के बाद? नहीं, मैं ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ब्रेक मिलना चाहिए था, लेकिन जो भारतीय अरुण कह रहे हैं कि टॉस बहुत वाइटल है, टॉस वाइटल है, ये तो मुझे एक बहाना लग रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं होता। जो टीमें बहुत अच्छी होती हैं वो जो विभिन्न परिस्थितियों में भी अच्छा खेलती है, टीम वही अच्छी मानी जाती है जो हर स्थिति में अच्छा खेले। इसका मतलब ये है कि हम डिपेंड हो गए टॉस पे, अगर टॉस जीतेंगे तो हम इंडिया जीतेगी, ऐसा तो मानना मैं नहीं अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद ऑलराउंडर थे, ऑफ स्पिन डालते थे, आपको नहीं लगता जब ड्यू आ जाती है तो ऑफ स्पिनर की ग्रिप भी नहीं बनती, तो टर्न होना बंद हो जाता है? टर्न होना बंद हो जाता है, लेकिन अच्छा जो बॉलर होता है वो सीमेंट पे भी टर्न कराता है। अगर आपको मालूम गीली बॉल से? गीली बॉल नहीं, गीली बॉल इतनी भी गीली बॉल नहीं थी, अगर ड्यू कपड़े से सुखाई जा सकती है, लेकिन अगर आप प्लेयर हो लाइक अश्विन है, अश्विन एक ऐसा बॉलर है जो मैं बहुत हाई रेट करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली उसे चांस नहीं मिलते पूरे खेलने के, लेकिन वो लड़का हमेशा टर्न कराता है, बॉल कराता है, एक्सपेरिमेंट करता है। ड्यू एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ड्यू पहला फैक्टर नहीं है, या पहली बार ड्यू नहीं आई है हमारे क्रिकेट में। ये जब से डे नाइट मैच हो रहे हैं, ड्यू चल रही है, टॉस चल रहा है। ये तो एक मुझे बहाना लग रहा है कि जी कह देना कि एक ऐसी साइड जो वर्ल्ड विश्व स्तरीय टीम पे है, नंबर 1 टीम रह चुकी है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहे हैं, उसके अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली सब मैच विनर्स हैं। उसके बाद आप कह दोगे जी हम टॉस हार गए तो मैच हार गए। ये इस बात पे मैं एग्री नहीं करता। अच्छा, भारत को आज क्या एकादश खिलानी चाहिए आपके हिसाब से?
भारत को मेरे ख्याल से आज जो थोड़े से जो लोग हमारे बाहर वेट कर रहे हैं लड़के जो स्टैंड बाइज में हैं उनको जी। थोड़ा जरूर चांस देना चाहिए क्योंकि हमें अब आगे का सोचना है। जो बीत गई सो बात गई। ओके, अब हम उस बारे में नहीं कह सकते। विराट चर्चा- कोहली को नंबर 3 आना चाहिए आज। विराट कोहली को थोड़ा सा अब मेरे ख्याल से विश्राम लेना चाहिए, नीचे आना चाहिए या और उनको यंगस्टर को चांस देना चाहिए क्योंकि विराट कोहली इस मैच के बाद थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने बारे को अपने अंदर गहन चिंतन करें कि अब मुझे कैसा खेलना है क्योंकि क्या एक गेम में विराट कोहली नंबर 3 नहीं आया, हार्दिक पांड्या आए थे। आप उस बात से सहमत हैं आज? नहीं, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। हार्दिक Okay. पांड्या इज ओवररेटेड प्लेयर इस पूरे टूर्नामेंट में। हार्दिक पांड्या मुझे लगता है फिट भी नहीं थे। यस, उसके बाद वो बॉल भी नहीं कर रहे थे। हमारे पास ऐसे कई ऑलराउंडर हैं जो आ सकते हैं और आ सकते थे। ओके, बट आई एम नॉट सेइंग कि जो थे पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या का नंबर 3 जाना बिल्कुल भी बनता नहीं था Okay. उसमें क्योंकि बैट्समैन है तो बैट्समैन को खिलाया जाएगा। ही इज ए ऑलराउंडर और ऑलराउंडर ही वाज नॉट ए पिंच हिटर, ही इज Okay. ऑलराउंडर। ऑलराउंडर को ऑलराउंडर की जगह खिलाना चाहिए। ओके। तो मैं ये थोड़ा सा इस बारे में असहमत हूं। बहुत जल्दी से नामीबिया की भी बात कर लेते हैं। उनके एक ऐसे प्लेयर हैं डेविड वीजे। अगर हम सबसे ज्यादा सिक्सर मारने की बात करें इस वर्ल्ड टी20 में तो वो दूसरे स्थान पर हैं। पहले पे हैं जॉस बटलर जिन्होंने कुल मिला के 13 छक्के मारे हैं और 11 छक्के मार दिए डेविड वीजे ने। एक हाफ सेंचुरी और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 43 नॉट आउट भी किया था। आपको अच्छे लगते हैं वो प्लेयर? बहुत अच्छे लगते हैं और देखा जाए तो उन्होंने उनके लिए तो हर टीम उनसे बेटर खेल रही है। उसके उनका जो ओपोनेंट्स हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट है। इनके बीच में उन्होंने इतने 14 छक्के लगाए हैं, ये सराहनीय है। और मैं एक बात मानता हूं कि हर टीम में एक दो लड़के ऐसे हैं, प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे थे। लाइक बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहा है, बटलर बहुत अच्छा खेल रहा है, इवन वहां पे फिंच बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन हमारी टीम में इस बार थोड़ा सा या तो ये एग्जॉस्टेड थी या बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं। लेकिन इस बारे में कहना बिल्कुल मतलब मैं इस बात में मानता नहीं हूं कि हम इसलिए हारे हैं। हम हारे हैं अपनी गलतियों की वजह से। नामीबिया के कुछ और प्लेयर्स भी हैं, स्कोल्स हैं, लॉफ्टी ईटन ने काफी नाम कमाया था जब वो क्वालिफायर्स खेल रहे थे, लेकिन जब बड़ी लीग में आ गए तो उतना इंप्रेसिव नहीं रहे। ट्रम्पलमैन हो गए, विलियम्स हो गए, स्टेफन बार्ड हो गए, जे स्मिथ, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक बहुत कठिन सवाल क्योंकि समय निकलता जा रहा है, ये हमारे श्रोता भी पूछेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन है, आज का मैच कौन जीतेगा? ओह गॉड, इतना टफ क्वेश्चन है। आज का मैच इंडिया जीतेगी। अगर आज का मैच इंडिया नहीं जीतती है तो फिर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारे पास 10 सेकंड और हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से एज अ फॉर्मर प्लेयर, एज अ कोच, भारतीय टीम को अगर आज कुछ कहना चाहेंगे, कोई नुस्खा देना चाहेंगे या कोई भी एक सलाह देना चाहेंगे तो क्या? एज ए कोच मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हर जो मैच होता है उसको जीतने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए हमें उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। और आज जो हमारे जो बाहर बैठे हैं थोड़े से जो प्लेयर हैं उनको मौका देना चाहिए क्योंकि उनके साथ ही हमारी टीम बनेगी और हमें धीरे धीरे इस लेवल पे लाना चाहिए। उसमें सबसे अच्छी बात है कि हमें जीतना है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जीतना है और इसी के साथ हितेश शर्मा जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। हितेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बल्लेबाजी जब की थी कुछ साल पहले, कुछ लगा वैसे ही कुछ कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े और आशा करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा जिसका नाम था कॉटन बोल्ट।